Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Vision Civil Service. So as you all know, my name is Lakshita and I am a faculty of Political Science and Current Affairs with Vision Civil Service. Our institute has been serving in this field a long time now and we give coaching for UPSC, PCS and other competitive exams like SSC, CGL, etc. Okay, moving forward with our topic today is MCQ discussion of polity. ठीक है, we have been discussing this in our previous videos also and we will move forward with this now. And the main motto is कि आपका रिविजन होता रहे थ्रू क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चन आर वैलिड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक है, तो जिनका भी पॉलिटी सब्जेक्ट आता है प्लीज़ डू रिवाइज दिस टॉपिक. ओके, नाउ वील मूव फॉरवर्ड विद आवर टॉपिक. So in our previous video we discussed till question number 55. अगर आपने नहीं देखा है तो please go and see our previous videos also. ठीक है, so now we'll start with question number 56. Who decide the admissibility of questions in the Lok Sabha? A. Prime Minister, B. Vice President, C. Chairman और D. Vice President. दो बार Vice President आ गया actually. Misprinting. And the correct answer is दी चेयरमैन. ओके, द ऑप्शन इज सी. तो जो आर्टिकल 93 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें लिखा गया है दैट लोकसभा आफ्टर इट्स फर्स्ट मीटिंग इलेक्ट्स अ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर उन्हीं के मेंबर्स में से. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट्स और फंक्शंस क्या हो जाते हैं लोकसभा के. लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल होता है, इसमें एडजॉर्नमेंट्स होती है, प्रोसीडिंग्स होती हैं. उसके बाद स्पीकर क्या डिसाइड करता है कि ही डिसाइड्स और प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा. ठीक है, वो परमिशन देता है टू गिव द स्पीचेस. ठीक है, कितना टाइम सीक्वेंस होगा उसका. एंड ही हैज़ द डिसाइडिंग वोट. अगर इक्वल वोट्स हो जाते हैं इन द हाउस तो डिसाइडिंग वोट किसके हाथ में होता है? हमारे स्पीकर के या चेयरमैन के हाथ में होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी वुमेन कैंडिडेट्स वर इलेक्टेड टू द 17th लोकसभा? A 72, B 78, C 70 और D 76. Okay, and the correct answer is option number B 78. So 78 women MPs were elected in the 17th Lok Sabha. ठीक है, and it was the 5% rise. ठीक है, इस बारी हमने 5% राइज देखा गया क्योंकि अभी हमने वो स्टार्ट कर दिया है ना टू गिव रिजर्वेशन टू द वुमेन्स. ओके, तो वही वाली चीज़ के बाद हमें राइज देखने को मिला है. नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सर्व्स फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश ईयर्स. कितने ईयर्स के लिए स्पीकर सर्व करता है? A 3, B 4, C 5 और D 7. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C 5. तो जितना ही हमारे लोकसभा का टर्म होता है उतना ही हमारे स्पीकर का भी टर्म होता है. नेक्स्ट, हु डिसाइड्स ऑन द इशू रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा अंडर द 10th शेड्यूल? ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी वाइस प्रेसिडेंट और डी चेयरमैन. कौन डिसक्वालिफिकेशन पे डिसाइड करता है लोकसभा में? एंड द करेक्ट आंसर इज डी, द चेयरमैन और द स्पीकर. वही डिसाइड करते हैं अबाउट द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑन द वेरियस ग्राउंड. एंड ये किसमें ऐड किया गया? बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में गिवन है. नेक्स्ट, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा? ए वाइस प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड व्हाट इज द ऑप्शन? डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा. तो कौन प्रिसाइड करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा. तो आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि जब प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग बिठाता है दोनों हाउसेस की तो उसको प्रिसाइड कौन करते हैं? हमारे स्पीकर करते हैं लोकसभा के. ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ टेकन मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1935, सी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1930 और डी इंडियन कंपनीज एक्ट 1930. चलिए से बताइए आंसर.
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930। तो जैसे हमने डिस्कस किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेजरली हमारा लिया गया है, उसके प्रोसीजर्स और डिटेल्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। इसको हम फाउंडेशन बोल सकते हैं फेडरल सिस्टम का, ठीक है। और इसमें हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स, इन सब के बारे में मेंशन था। ओके, नेक्स्ट question number 62. The abolition of diarchy in the provinces was recommended by A, Government of India Act 1935, B, Government of India Act 1947, C, Government of India Act 1858 और D, Government of India Act of 1919। किस में मेंशन किया गया, जल्दी बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डायरकी को अबॉलिशन के बारे में प्रोविंसेस में बताया गया है। नेक्स्ट, by which of the following acts a system of dual governments was introduced as the center? dual governments कौन से एक्ट के अंदर लाया गया है? A 1919, B 1909, C 1937 and D 1947। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1919। तो 1919 में ही डायरकी या फिर जो हम बोल सकते हैं डुअल गवर्नमेंट्स के बारे में बोला गया है इन द इंडियन प्रोविंस। Next, by what other name is the Government of India Act 1919 also known? A, Ramsay MacDonald Award, B, Monumento रिपोर्ट, सी, नेहरू रिपोर्ट एंड डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अगर आपने पहली वीडियो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वाली देखी है देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। एंड द करेक्ट आंसर इज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट, which was the act that transferred power in India from British East India Company to the British Crown? कौन से एक्ट के अंदर पावर ट्रांसफ़र करी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अंदर? ये भी बहुत ईजी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1847 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? जल्दी बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्योंकि ये एक्ट हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद लाया गया था, ठीक है, जिसके बाद पावर्स को चेंज कर दिया गया था फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, वायसराय के अंदर। नेक्स्ट, हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी? ए, राजेंद्र प्रसाद, बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी, वीपी मेनन एंड डी, जवाहरलाल नेहरू। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी हमारे हेड की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उसके बाद जो स्टीयरिंग कमेटी थी और रूल्स कमेटी थी उसको राजेंद्र प्रसाद ने हेड किया था एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1946? ठीक है, ए, हंसा जीवराज मेहता, बी, कमला चौधरी, सी, अम्मू स्वामीनाथन एंड डी, बेगम एजाज रसूल। एंड द करेक्ट आंसर इज, इसका तो थोड़ा आप एलिमिनेट करके बता सकते हो नाम से ही, मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला है तो। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट, question number 68, when were the constituent assembly elections held for the first time in India? A, 1947, B, 1946, C, 1949 or D, 1948? and the correct answer is 1946। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए थे 1946 में, उसमें 296 मेंबर्स थे और कांग्रेस पे 208 सीट्स थी वाइल मुस्लिम लीग पे 73 सीट्स थी, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम? नॉट पे फोकस की रहिएगा, ठीक है। ए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट, सी, सिंगल टायर गवर्नमेंट और डी, डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारा सिंगल टायर गवर्नमेंट नहीं डुअल टायर गवर्नमेंट है, मतलब सेंटर और स्टेट में। नेक्स्ट, what is the maximum number of start questions for oral answers allowed for discussion on a particular day in the Lok Sabha? A, 15, B, 10, C, 12 और D, 20? कितने स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं ओरल आंसर्स के लिए? एंड द करेक्ट आंसर इज 20, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर द स्टार्ट क्वेश्चन इज 20।
स्टार्ट क्वेश्चंस आर वो क्वेश्चन होते हैं जो कि क्वेश्चनर को इमीडिएट जिसके ओरल आंसर चाहिए होते हैं, एंड अनस्टार्ट रिटन फॉर्म में गिवन होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट क्वेश्चन के इमीडिएट आंसर प्रोवाइडेड होते हैं हाउस में, एंड इट टेक्स प्लेस आफ्टर द 11 to 12 नून, मतलब जब हमारी फर्स्ट प्रोसीडिंग हो जाती है मीटिंग की, उसके बाद हमारे क्वेश्चन सेशन शुरू होता है। नेक्स्ट, वी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे एवरी ईयर ऑन डैश टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से डे को होता है? A 26 जैन, B 26 नवंबर, C 15 सितंबर और D 15 अगस्त। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर। तो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इनैक्ट किया गया था 26 जनवरी को, जो कि हम रिपब्लिक डे के फॉर्म में बनाते हैं। नेक्स्ट, हु वॉज द पर्सन हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय हैंड? ए कन्हैया लाल मणिकाल मुंशी, बी बाला साहेब गंगाधर खेर, सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सो उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बाय हैंड लिखा था, ओके, इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। एंड हमारे चीफ आर्किटेक्ट कौन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? ए जगजीवन राम, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी राजेंद्र प्रसाद। एंड द करेक्ट आंसर इज डी राजेंद्र प्रसाद। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, जो कि 1946 में फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन? कौन से डे पर साइन किया गया था? ए 24 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1948, सी 26 नवंबर 1949 और डी 24 जनवरी 1952। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कब किया था? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट, in which of the following years was the national anthem adopted by the Constituent Assembly? A 1949, B 1947, C 1950 or D 1952? So the correct answer is option number C 1950। तो जो हमारा नेशनल एंथम था, like the Jan Gan Man, it was officially composed in Bengali by Rabindranath Tagore, but it was adopted by the Constituent Assembly on 24 January 1950, ठीक है, and the duration was 52 seconds, okay. Okay, question number 76. About 300 members of the Constituent Assembly met periodically till dash to write the Constitution of India. कितने साल तक 300 members Constituent Assembly के मिलते रहे? A 3, B 4, C 5 और D 2? And the correct answer is अप्रॉक्स 3 years, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 years 11 month और 18 days का टाइम लगा था, ठीक है, अप्रॉक्स 114 days, ठीक है। एंड कितने रुपीज़ खर्च किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में? 63,96,729। नेक्स्ट, When was the 10th session of the Constituent Assembly held? 10th session कब हुआ था Constituent Assembly का? A 6 to 17 October 1949, B 4th November 1948 to 8 January 1949, C 6 May to 16 June 1949 और D 14 to 31st July 1947. And the correct answer is option number A 6 to 17 October 1949 हमारा 10th session हुआ था Constituent Assembly का, okay. Next, according to the information received till December 1947, the Constituent Assembly that wrote the Constitution of India had dash members. कितने members थे? A 230, B 275, C 299 और D 245?
एंड द करेक्ट आंसर इज डी और सी? सी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 299. ठीक है, क्योंकि जब शुरू हुआ था तो 389 मेंबर्स थे और एंड तक आते आते सिर्फ 299 मेंबर्स रह गए थे. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. एंड जो बेस्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. बाय बाय, टेक केयर.